गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए, नर्सरी धान की नर्सरी तैयार करने की विधियां। आज का हमारा टॉपिक है धान की नर्सरी तैयार करने की विधियां। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो ये 3 विधियां हैं। पहली है गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि। दूसरी है शुष्क क्यारी विधि। और तीसरी है डेपोंग विधि। क्या है? डेपोंग विधि। ये 3 विधियों में पहली विधि है गीली क्यारी विधि। इस विधि के अंदर भूमि के अंदर या खेत के अंदर खेत को पानी से भरा जाता है। उसके बाद में पडर की सहायता से इसको समतल किया जाता है और बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। उसके बाद में बाहर निकालकर फर्श पर डाला जाता है और गीली बोरी के द्वारा उससे ढक दिया जाता है ताकि बीज गर्मी पाकर अंकुरित हो जाता है। इस अंकुरित बीज को इस खेत के अंदर समान रूप से बिखेर दिया जाता है। इस विधि के अंदर ये 25 से 30 दिन में ये पौध तैयार हो जाती है और इसकी बुआई कर दी जाती है। ठीक है बेटा, यहां पर एक प्रश्न बन रहा है कि धान की बुआई किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर। यहां प्रश्न बन रहा है, जेट के लिए बन रहा है, आईसीआर के लिए बन रहा है, बीएचयू के लिए बन रहा है। बेटा देखना, ये ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर है जिसके द्वारा पौधों की रोपाई की जाती है। यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है कि धान किस प्रकार की फसल है। धान स्वपरागित फसल है। ये ध्यान रखिए, धान को किस प्रकार की फसल है? स्वपरागित फसल है। इसके बाद में हमारी दूसरी विधि आती है शुष्क क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि, इसके अंदर बीज की मात्रा किसमें? गीली क्यारी विधि के अंदर 750 ग्राम से 1 kg प्रति हेक्टर बीज की मात्रा उपयोग में ली जाती है गीली क्यारी विधि में। इसके बाद में देखना, यहां प्रश्न एक और बन रहा है कि धान की जो फसल है उसको जो ऑटोमेटिक जो ये पेडी प्लांटर है, इसके अंदर ये जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि ऑटोमेटिक प्लांटर किस काम में लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, पौध की रोपाई करने के लिए। इसके बाद में आप लोग शुष्क क्यारी विधि देखिए। इस शुष्क क्यारी विधि के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 8 गुना 1 मीटर खेत को समतल करने के बाद में 8 गुना 1.2 मीटर की 50 क्यारियां बना ली जाती है। इस गीली क्यारी विधि में भी
50 क्यारियां बना ली जाती हैं इस आकार की। ये मीटर में है, देखिए बेटा 8 गुना 1.25 से 1.5 मीटर इस आकार की क्यारी तैयार कर ली जाती हैं और समान रूप से बिखेर कर नियमित रूप से सिंचाई करते हैं। और इस विधि के द्वारा भी 25 से 30 दिन में पौध लगाने योग्य हो जाती है। इसके बाद में देखना, ये डेपोंग विधि जो हमारे यहाँ राजस्थान में प्रचलित नहीं है, यानी राजस्थान में प्रचलित नहीं है, ये विदेशों में प्रचलित है। और ये विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस ने अनुमोदित किया है, अर्थात वहां से विकसित की गई है। तो ये डेपोंग विधि है। इस विधि में बिना मिट्टी के द्वारा पौध तैयार की जाती है और 150 ग्राम बीज प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से काम में लिया जाता है। और इसके अंदर 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद में देखिए बेटा, इसके अंदर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। और इस विधि के अंदर इसमें किसी प्रकार के खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, बेस बनाया जाता है। बेस का मतलब आधार बनाया जाता है, किसका? केले की पत्तियों का, पॉलीथीन का, घास फूस का, पानी के अंदर आधार बनाकर और ये पौध तैयार की जाती है। तो ये पौध 11 से 13 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो ये धान की नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां हैं और मैंने इसमें 2-3 प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है खाद एवं उर्वरक। खाद की परिभाषा देखना बेटा कि खाद किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैन्यूअर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्यूअर कहते हैं, जिसको हम देसी खाद कहते हैं। क्योंकि सभी अपन क्या बोलते हैं, उर्वरक को भी खाद बोलते हैं और खाद को भी खाद बोलते हैं, क्योंकि अपन को पता ही नहीं रहता है। लेकिन आप लोग इसको स्पष्ट करना कि खाद किसे कहते हैं, मैन्यूअर किसे कहते हैं। कि पशुओं के मल मूत्र, फसलों के अवशेष एवं बिछाली के द्वारा तैयार किया हुआ खाद क्या कहला रहा है? देसी खाद कहलाता है। तैयार किया हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? खाद कहलाता है। और उर्वरक रसायनों के द्वारा तैयार किया हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? उर्वरक कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये जेट के अंदर पिछली बार आया था IPM देखना बेटा, ये प्रश्न आया था और बहुत सारे बालकों ने गलत करके आया था। और ये 4 अंक का प्रश्न आया था। कितने का आया था? 4 अंक का प्रश्न आया था और ये जेट के अंदर आया था और गलत करके आए थे। इसका ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी उसने कि इसका अर्थ क्या है। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंध। एग्रीकल्चर ये कह रही है कि आप कम से कम खाद उर्वरकों का उपयोग करके खेती कीजिए। आप लोग ये नहीं कि आप अंधाधुंध केमिकलों का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। एग्रीकल्चर ये कह रही है कि IPM अपनाइए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाइए आप लोग। तो इसको हिंदी में कहते हैं समन्वित कीट प्रबंध, समन्वित कीट प्रबंध। और ये सभी के सभी बच्चे गलत करके आए थे, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बनता है यहां पर और ये उठकर 2-3 बार आया हुआ है जेट के अंदर। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंध। पेस्ट का मतलब होता है कीट,
एम का मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर आप लोग जो देसी खाद है अपनी इच्छा अनुसार कितने भी डाल सकते हैं। जैसे आप लोग 10 गाड़ी डाल सकते हैं। 10 गाड़ी का मतलब जान रहे हो, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, तो आप लोग लगभग इतना खाद दे सकते हैं। देसी अपनी इच्छा के अनुसार जितना जाए आप लोग दे सकते हैं अपने खेत के अंदर। और उर्वरक के अंदर अपन लेते हैं, देखना उर्वरक के अंदर अपन ले रहे हैं उर्वरक। देखिए उर्वरक की मात्रा कितनी लेते हैं हम, तो देखिए नाइट्रोजन ले रहे हैं हम 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितना? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और P2O5 देखना, P2O5 ले लीजिए आप लोग 40 से 60 किलोग्राम, 60 केजी प्रति हेक्टर। ये देखिए आप लोग फास्फोरस ले सकते हैं। इसके बाद में देखना आप लोग K2O, तो K2O देखिए आप लोग 30 से 40 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर आप लोग उर्वरक ले सकते हैं। ये उर्वरक की मात्रा है, आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। आप लोगों को पता रहता नहीं है कितना खाद देना है कितना नहीं देना है, कि किसान क्या कर लेता है, ज्यादा खाद देकर क्या कर लेता है, उसका ग्रोथ कर लेता है, फसल का पैदावार कम हो जाता है, फसल हरी रहती है लंबे समय तक, पकती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक कमी है किसान की। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, हिसाब से देना है आपको। जैसे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आपको नाइट्रोजन देनी है। और P2O5 फास्फोरस कितना देना है? 40 से 60 किलोग्राम। और ये पोटेशियम कितना देना है? 30 से 40 किलोग्राम। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है सिंचाई। क्या है? सिंचाई देखना आप लोग। सिंचाई जिसको अंग्रेजी में हम इरिगेशन कहते हैं, इरिगेशन, सिंचाई। कृत्रिम रूप से फसल में पानी देना, कृत्रिम रूप से फसल में पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इस बिंदु को अच्छी प्रकार देखना, कृत्रिम रूप से दिए गए पानी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। यहां पर सिंचाई की एक इंपॉर्टेंट है हर फसल के अंदर, जैसे जितनी भी हमारी यहाँ सिलेबस में फसल है उनकी क्रिटिकल अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था जानकारी होना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, आपके कंपटीशन में पूछा है। जैसे गेहूं की पहली सिंचाई कब देनी चाहिए, कि जैसे आप लोगों को बता रखा कि चंदेरी जड़े जमते समय, अर्थात शीर्ष जड़े जमते समय, अर्थात क्राउन रूट जमते समय। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी सिंचाई। ऐसे तो आप लोग जैसे बहुत सारे गेहूं की फसल में 10-10, 12-12, 15-15 सिंचाई दे देते हैं, तो ये सिंचाई नहीं है, क्योंकि आप जितना पानी दे रहे हैं उतना ही आप लोग प्रोडक्शन को कम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी की मात्रा भी फसल के लिए नुकसान होती है। इसलिए जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो यहाँ पर आपको बता रखा है कि सिस्टमेटिक तरीके से सिंचाई करनी है और उतनी करनी है जितनी आवश्यक हो। तो देखिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था देखिए, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था देखिए बेटा, किसे कहते हैं? कि ये फसल की वह अवस्था है, ये फसल की वह अवस्था है जिसमें फसल में पानी देना अति आवश्यक होता है। यदि किसान इस समय पानी नहीं देता है तो फसल क्या होती है? प्रोडक्शन कम करती है। तो किसान किस आधार पर पानी देता है? वो फसल की दशा देखता है, सुबह जल्दी उठता है और फसल की दशा देखता है, उसके आधार पर वो अनुमान लगाता है कि हमारी फसल के अंदर पानी देना अति आवश्यक है। यहां पर हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं? हम क्रिटिकल अवस्था के अनुसार पानी देते हैं कि किस समय कितना पानी दें और कब दें, ये निदान क्रिटिकल स्टेज से पता चलता है। तो ये ध्यान रखना कि यह वह अवस्था है जिसमें फसल को पानी देना अति आवश्यक होता है, उसको हम कहते हैं फसल की क्रांतिक, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, फसल की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो यहां धान में देखिए, धान में कब कब सिंचाई करनी है बेटा? देखना आप लोग, धान में आप लोग सिंचाई कीजिए, पहली सिंचाई
पहली सिंचाई पौध रोपाई के प्रति रोज कितने दिनों तक? 10 से 15 दिन तक खड़ा पानी रखें, मतलब खेत के अंदर पानी भर के रखें। इसके बाद में दूसरी, पुष्प आने से पहले और आते समय इसकी सिंचाई करें। और तीसरी सिंचाई कब करें? फसल पकते समय। अगर ये सही समय पर किसान सिंचाई कर देता है फसल की, तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में, सिंचाई के बाद में हमारा टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण। क्या है? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण देखिए, वीड्स कंट्रोल। इसके अंदर आप लोग 2 दवा काम में लेते हैं। पहली दवा है पेंडामेथालिन, दूसरी है फ्लुकलोरिलीन। ये ध्यान रखिए, ये आप लोग फसल के बोने से पहले और फसल के बोने के बाद में आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इन दोनों दवाओं का। और इसके अंदर खरपतवार नष्ट हो जाएंगे इस दवा से। खरपतवार निराई गुड़ाई करना, ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस फसल के लिए। तो आप लोग दोनों दवाओं को ध्यान रखना। कौन सा बताया मैंने दवा? फ्लुकलोरिलीन और पेंडामेथालिन। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम। खरपतवार नियंत्रण के बाद में अपन चल रहे हैं इसके बाद में देखना अपना है प्रमुख, ये बुआई का समय। बुआई का समय देखिए, ये आपको बताया हुआ पॉइंट नहीं है, ये भी आपके कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग, बुआई का समय। तो आप इसको कह सकते हैं मध्य जुलाई या 15 जुलाई। 15 जुलाई के लगभग इसकी बुआई की, अर्थात मानसून की वर्षा शुरू होते ही इसकी बुआई या रोपाई कर देंगे। यह फैक्ट है कि मानसून की वर्षा शुरू होते ही इसकी बुआई या रोपाई कर दें। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं हम। प्रमुख कीट। क्या है? प्रमुख कीट। प्रमुख कीट देखना आप लोग। प्रमुख कीट देखने से पहले एक प्रश्न देखना। एक प्रश्न आ रहा है जेट के अंदर, कई बार आया हुआ है, देखना आप लोग। इसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। जेट की एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि धान की डवार्फ उत्परिवर्तजनित किस्म कौन सी है? जगन्नाथ। कौन सी है? जगन्नाथ। बहुत सारी किस्म है बेटा जगन्नाथ। IR8 किसकी किस्म है? IR8 किसकी है? क्योंकि किस्म बहुत है, जैसे पूसा 44 है, जगन्नाथ है, IR8 है, बासमती फर्स्ट है। देखो बासमती फर्स्ट बहुत बढ़िया किस्म है। ये म्यूटेड उत्परिवर्तजनित किस्म है जिसका नाम जगन्नाथ है। ये IR8 है, बहुत बढ़िया किस्म है। और बासमती है। ये चारों किस्म, ये जो चारों किस्म है, तीनों किस्म बहुत बढ़िया किस्म है। ये जेट के अंदर ये IR8 भी आ जाता है, जगन्नाथ भी आ गया। जैसे डवार्फ, जिसको बोनी उत्परिवर्तजनित किस्म कहते हैं। डवार्फ का मतलब होता है बोनी। बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा है इस किस्म का, तो ये ध्यान रखना आप लोग। जगन्नाथ है। इसके बाद में हमारे प्रमुख कीट हैं। प्रमुख कीट पहला है तनाछेदक। दूसरा है फुदका।
ये दो कीट हैं। ये कीट पौधे के तने में सुरंग बनाकर पौधे को खराब कर देता है। इसके लिए आप लोग ले सकते हैं एंडोसल्फान 500 ml दवा 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आशातीत लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद में है फुदका। यह कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को खराब कर देता है या पौधे को चट कर जाता है ये। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है आप 500-600 ml दवा लेकर इसकी स्प्रे करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना प्रमुख रोग। प्रमुख रोग देखिए आप लोग। तो पहला है जीवाणु अंगमारी रोग। धान का, इसका पूरा नाम है धान का जीवाणु अंगमारी रोग। जीवाणु अंगमारी रोग, जीवाणु अंगमारी रोग। ये कीट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम होता है और ये रोग भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीजोड़ रोग और मर्दोड़ रोग दोनों नुकसान करते हैं फसल को। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जीवाणु अंगमारी रोग में क्या होता है, ये फंगस के द्वारा लगता है जो मर्दा के अंदर या बीज के अंदर छिपी हुई होती हैं, जो बीज को या पौधे को उगने के बाद में लक्षण प्रकट करता है और पौधे का कमज़ोर कर देता है। पौधे की पत्तियों पर स्पॉट्स बन जाते हैं जिससे पौधा सही प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाता है। इसके लिए आप लोग बीज को उपचारित करके बोए, रोगग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला दीजिए। इसके बाद में है खेरा रोग। खेरा डिजीज, ये पर्सन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये खेरा रोग, धान में खेरा रोग किसकी कमी से हो जाता है, जिंक की कमी से होता है। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। किसका करें, जिंक सल्फेट का करें। ये आपका जो ये खेरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है और इसका नियंत्रण कर सकते हैं आप 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। कटाई एवं मंडाई। ये आप इसका ऊपर रख सकते हैं, मंडाई। देखिए कटाई एवं मंडाई। देखिए बेटा, किसान फसल को देखकर कटाई कर लेता है कि फसल पीली होने लग जाए तब उसकी कटाई करते हैं, लेकिन इसका फैक्ट वो नहीं है। इसमें देखिए आप लोग दाने के अंदर 14% नमी रह जाए, दाने के अंदर 14% नमी रह जाए तो फसल की कटाई कर लेंगे। कितनी प्रतिशत, 14%। ये जेठ के अंदर कई बार पूछ लेते हैं कि धान में की कटाई कब करनी चाहिए, जब दाने में 14% नमी हो तब इसकी कटाई कर लें। अब ध्यान रखना बेटा, एक प्रश्न और बन रहा है यहां पर, देखना चावल व छिलका कितना अनुपात होना चाहिए। तो यहां पर देखना आप लोग 2:1 रखिए आप लोग। इसका फैक्ट प्रश्न है, इसका कितना आएगा, चावल कितना भाग होता है, 2 भाग, और छिलका कितना होता है, 1 भाग। तो ये आप लोग, ये पॉइंट आपका यहां क्लियर होता है। इसके बाद में आप लोग देखिए उपज। देखिए आप क्या देखेंगे, उपज देखना है कि इसकी पैदावार कितनी होती है, यील्ड कितनी होती है। तो आप लोग इसकी सामान्य उपज देखिए आप लोग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है। ये आपकी फसल कंप्लीट होती है। इससे पहले एक प्रश्न आपका और बन रहा है यहां कि धान की रोपाई, ये ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बिठा लेना बेटा कि धान की रोपाई किस यंत्र से की जाती है। ये ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर के द्वारा इसकी बुआई या रोपाई की जाती है। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो अगली फसल है वो आपकी यहां मक्का है।
देखिए बेटा, ये दूसरी फसल है मक्का। देखिए बेटा इसका मक्का, दूसरी फसल कौन सी है? मक्का है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेज कहते हैं, या कॉर्न, या इंडियन कॉर्न मेज। देखना बेटा, ये आपका जो दूसरी फसल है, जिस प्रकार से हमने पहली फसल को देखा है उसी प्रकार से दूसरी फसल को देखना है बेटा। और देखिए, इसका सामान्य नाम आप मक्का कह सकते हैं, मेज कह सकते हैं, कॉर्न कह सकते हैं, या इंडियन कॉर्न मेज कह सकते हैं आप लोग। तो आप इसको शुरू करते हैं। पहला वानस्पतिक नाम देखिए आप लोग, इसको हम कहते हैं जिया मेज। क्या कहते हैं? जिया मेज कहते हैं। देखिए, ये वंश है और ये जाति है। देखिए बेटा, यहां फसल के आगे कभी कभार एल होता है या जे होता है, तो ये देखना जहां एल हो या जिसके आगे एल है इस फसल के आगे, तो देखते ही समझना कि एल है। ये लीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जितनी भी फसल थी हमारी, ये जंगली अवस्था में थी। जितनी भी हमारी जो आज हम इसका खाद्यान्न के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये सभी फसलें किस अवस्था में थी? जंगली अवस्था में थी। जो जंगली अवस्था से मानव उपयोग में इसको बनाया गया। तो जिसका ये वैज्ञानिक है, जैसे लीलियस है, जेक है, ये समझना बेटा। इसके बाद में देखना इसका परिवार, फैमिली, परिवार कैसा है? ग्रेमनी है। ये ग्रेमनी, पोएसी या घासफूल, घासफूल। इसको एक ही नाम से आप लोग याद कर लेना, लेकिन एक ही होता है। जैसे ग्रेमनी है, पोएसी है, घासफूल है। इसके बाद में देखना ओरिजिन देखना बेटा, ओरिजिन इसका उत्पत्ति स्थान, ये कहां से आई है? कहां से आई है ये? तो यहां पर आपके 12वीं सिलेबस में केवल अमेरिका दे रखा है और मेक्सिको दे रखा है, लेकिन बाकी इसका जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। मध्य अमेरिका व मेक्सिको, ये देखिए बेटा, इसका ओरिजिन स्थान है। इसके बाद में इसका गुणसूत्र देखिए आप लोग, क्रोमोसोम गुणसूत्र है इसमें 2n बराबर कितनी है? 20 है इसके अंदर। मक्का के अंदर धान में कितने थे पता है आपको? देखा है ना, 2n बराबर 24, और इसके अंदर कितने होते हैं? 2n बराबर 20 होते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये कई बार पूछ लेते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं रहता है और गलत कर देते हैं। तो आप लोग देखना, हमारे भारत के अंदर पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर इस मक्का का आवागमन हुआ है। ये ध्यान रखना आप लोग। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। किसने लेके आया था? पुर्तगाली लेके आए थे। हाँ, तो हमारे भारत के अंदर इसका आवागमन 16वीं सदी में हुआ है। इससे पहले ये जंगली अवस्था में थी और ये पुर्तगाली लेकर आए थे, जिसका उपयोग आज हम उपयोग कर रहे हैं इसको खाने के अंदर। अब देखना आप लोग, रानी। देखिए बेटा, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मक्का को खाद्यान्नों वाली फसलों की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं, या धान्य फसलों की। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, धान्य फसलों की रानी। धान्य फसलों की रानी, आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
कि धान्य फसलों की रानी किस फसल को कहते हैं? मक्का को कहते हैं। किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। ये देखना, ठीक है। यहां पर प्रश्न बन रहा है कि धान्य फसलों की रानी कौन है या खाद्यान्न फसलों की रानी कौन सी है? मक्का है। तो देखना बेटा, इसके बाद में देखना मक्का की जो प्रोटीन होती है वो झीन ही कहलाती है, ध्यान रखना। और इसके अंदर मक्का में झीन कौन कौन से पाए जाते हैं तो देखना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, 2 झीन पाए जा रहे हैं इसमें। देखिए बेटा, मक्का में जो जीन है वो ओपेक 2, जो मैंने नीचे बता रखा है ओपेक 2, इसको खोलना आप लोग 2 बार। ओपेक ओपेक, इसकी जीन को हम कहते हैं ओपेक ओपेक। इसके बाद में दूसरी जीन है फ्लोरी फ्लोरी, इसको शॉर्ट रूप में क्या जानते हैं? फ्लोरी 2। क्या जानते हैं? फ्लोरी 2। तो ये ध्यान रखना, मक्का की जीन क्या कहलाती है? ओपेक ओपेक, जिसको ओपेक 2 के नाम से जानते हैं और फ्लोरी 2 के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए बेटा, मैं इसका इंपोर्टेंट आप लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं कि मक्का को खाद्यान्न फसलों की रानी कहते हैं। इसके अंदर जीन ओपेक ओपेक और फ्लोरी, ये 2 जीन पाई जाती हैं जो मैं आपके सामने यहां पेश किया है। इसको ध्यान रखना, ये अच्छी कंपटीशनों में आ सकती है, बड़ी बड़ी कंपटीशनों में आ सकती हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप प्रश्न को गलत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखना इसका महत्व, देखिए आप लोग महत्व देखिए कि ये किस काम में आती है। इसके अंदर लगभग 79% के लगभग इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं और इसके ये पशुओं को खिलाने के लिए दाने के रूप में और भुट्टे के रूप में उपयोग करने के लिए 3 उद्देश्यों के लिए इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती कितने उद्देश्य के लिए की जाती है? 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। एक तो बीज के लिए, पशुओं के चारे के लिए और भुट्टे खाने के लिए, जो आप लोग इसका खाने के लिए आप लोग उपयोग करते हैं। और इसका दूसरा उपयोग है हम सत्तू के रूप में इसको खाते हैं, जो आप लोग इसको सत्तू का मतलब उसको पीस कर उसको खाते हैं। और इसके जो हमारा अगला प्रश्न बन रहा है, इसी के अंदर देखना, महत्व के अंदर निकाला है मैंने, नर पुष्प को किस नाम से जानते हैं? ये देखिए आप लोग, नर पुष्प को टेसल के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न बेटा कई बार पूछ लेता है कि नर पुष्प को किस नाम से जानते हैं? टेसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका महत्व है, इसका आप लोग जैसे इसका हरा चारा है, पशु खाता है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और पशु का दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके लिए ये इस फसल को हम साइलेज बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। तो और इसके जो दाना है वो मुर्गियों के आहार के अंदर इंपोर्टेंट लेते हैं और पशुओं के आहार में भी हम काम में ले सकते हैं, जो पशु का दूध उत्पादन बढ़ाते हैं। इसके बाद में हमारा आगे का पॉइंट है, वो ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए हमारा आगे का पॉइंट है क्लाइमेट। ये देखिए बेटा, क्लाइमेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं जलवायु।
तो इस पॉइंट को हम सिस्टोमेटिक तरीके से पॉइंट यहां आपके सामने क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग देखिए, इसका वरिष्ठ नाम एक बार और सुन लो ताकि आप भूलेंगे नहीं बेटा। इसको कहते हैं जियामेज फैमिली को, इसकी फैमिली है ग्रेमनी और इसका ओरिजिन है मध्य अमेरिका व मेक्सिको। और इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं 2n = 20। और मक्का को खाद्यान्न फसलों की रानी कहते हैं या धान्य फसलों की रानी कहते हैं। मक्का में जीन 2 पाए जाते हैं, ओपेक और दूसरा है फ्लोरी। मक्का के अंदर यहां पर ये जेट का प्रश्न बन रहा है कि मक्का के नर पुष्प को किस नाम से जानते हैं? टेसल के नाम से जानते हैं। इसका एक प्रश्न और बन रहा है कि ये फसल किस प्रकार की है? उभयलिंगी व परपरागित फसल कहलाती है। ये ध्यान रखिए, ये कई बार प्रश्न पूछता है, जेट में पूछ लेता है, बोर्ड में भी पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की फसल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए धान किस प्रकार की है, स्वपरागित है। ये दूसरे नंबर की फसल कौन सी जो मक्का है हमारी, ये उभयलिंगी व परपरागित फसल। इसके बाद में देखना बेटा, ये जलवायु है जो हमारा पॉइंट है जलवायु, जो इस पॉइंट को हम कल देखेंगे। तो इसलिए आप लोग देखिए बेटा, आज का जो ये वीडियो आपको, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसके लिए आप लोग लाइक जरूर करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।